बच्चों, क्लास 12 का जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया गया है जिसका आंसर मैंने बता दिया है। प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। विभिन्न जिला में जिला प्रशासन द्वारा प्री बोर्ड लिया जा रहा है। तो गुमला जिला में जो इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का हुआ, उसी का आंसर आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिया। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया, और ये अंतिम पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुछ गणितीय विश्लेषण भी है जिनको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। सारे आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न है क्योंकि यह विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। तो जो भी आपका वीकली टेस्ट होता था, क्वेश्चन बैंक निकाला गया JCRT द्वारा, वीकली टेस्ट हुआ, प्री बोर्ड हुआ, जो भी है मॉडल क्वेश्चन आया, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से आपको याद करना है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दीर्घ उत्तरीय 17 नंबर क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा को चित्र सहित समझाएं। तो इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। मॉडल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दिया था तो उसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया था, तो वहाँ से आप मॉडल क्वेश्चन को देखकर इसको समझ सकते हैं। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो समझ गए होंगे, इसलिए इसमें हम लोग समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बार हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप इसको देख लीजिए। वही क्वेश्चन है सेम। यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो मॉडल क्वेश्चन को जाकर जरूर देखें। इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया था, उसमें इन सारे मैथ को भी अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है मेरा इसी का 8वां क्वेश्चन आया था, केंद्रीय बैंक के कार्यों को बताएं। तो केंद्रीय बैंक के कार्य आपको बताना है। तो डीकॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक का बैंक है, मतलब केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसके मुख्य कार्य क्या है? तो पहला है मुद्रा जारी करना। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है, और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि ग्राह्य के रूप में घोषित होते हैं। विधि ग्राह्य मतलब होता है कानूनी रूप से मान्यता मिला हुआ रहता है और इसको सभी को स्वीकार करना होता है। दूसरा आपका सरकार का बैंक। तो केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकार बैंकर के रूप में या सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। तीसरा है बैंकों का बैंक। तो केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकों का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। चौथा है बैंकों का निरीक्षण। तो बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों का निरीक्षण भी करता है। इसके लिए उसे ये कार्य करने होते हैं। क्या? तो पहला है वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस जारी करना। बी है देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खुलवा कर उनका विस्तार करना। सी वाणिज्यिक बैंकों का विलयन, तथा डी है बैंकों का परिसमापन। पांचवा कार्य हम लोग अंतिम ऋणदाता के रूप में देख सकते हैं। छठा है देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करता है। सवा शोधनगिरी का कार्य करता है। सात मुद्रा का नियंत्रण, आंकड़े इकट्ठा करना, और अन्य कार्य में इसका है कृषि वित्त, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भाग लेना, मुद्रा तथा बिल बाजार, फटे पुराने नोट वापस लेना। तो ये सभी केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में आय के वृत्ताकार प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो दो क्षेत्र मतलब दो क्षेत्रों के बीच आय का कैसे चक्रीय प्रवाह होता है, इसी को हम लोग दो क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ मेरा दो क्षेत्र कौन कौन है, तो एक बार हम लोग चित्र को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला क्षेत्र मान लीजिए है आपका परिवार, ये पहला क्षेत्र है। दूसरा है फर्म। परिवार के पास क्या है? तो संसाधन है। क्या साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये परिवार पास है। परिवार क्या करता है? फर्म को ये साधन देता है, और फर्म क्या करता है? इन साधनों का प्रयोग करके वस्तु और सेवा तैयार करता है, और बदले में जो साधन इससे उधार में लिया है उसके बदले इसको भुगतान करता है। तो यह है संसाधन भुगतान करता है, मतलब पैसा के रूप में। तो पैसा किसके पास है? परिवार पास है। उसके बाद यह साधन का प्रयोग करके वस्तु और सेवा बनाकर परिवार को देता है।
तो बदले में परिवार इसको क्या करता है, भुगतान करता है। तो फिर यही भुगतान जो पैसा इसके पास है उससे फिर इससे साधन लेता है और साधन का भुगतान करता है। इस तरह दोनों के बीच एक चक्रीय संबंध बन जाता है, दो दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह कहलाता है। चित्र से आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको किताबी भाषा वाला देख लेते क्या है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र फर्म व परिवार होते हैं। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ दो बार लिखा गया, एक ही बार होगा। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं, बदले में फर्म साधन सेवाओं का भुगतान परिवारों को करती है। इसी प्रकार फर्म परिवारों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है तथा परिवार वस्तु और सेवाओं का भुगतान फर्म को करते हैं। परिवार उत्पादक क्षेत्र को भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम प्रदान करते हैं। फर्म परिवारों को मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ के रूप में भुगतान करती है। मतलब भूमि को लगान, श्रम को ब्याज, पूंजी को लाभ और उद्यम को लाभ मिलेगा। इसे निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये चित्र को बना देना। इसी का 8वां में क्वेश्चन था। अच्छा, एक बार आप लोग चित्र को बढ़िया से देख लीजिए। इस चित्र को आपको बना देना है। उसके बाद हम लोग आएंगे, इसी का 8वां में क्वेश्चन आया था, व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करें। तो व्यावसायिक बैंक बोलिए या व्यापारिक बैंक, एक ही चीज है। व्यावसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देती है। व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो जमा प्राप्त करना। व्यावसायिक बैंकों का एक मौलिक कार्य जनता से जमा प्राप्त करना है। जनता से प्राप्त जमा पर बैंक कुछ ब्याज भी देते हैं तथा इसी जमा की रकम को अधिक ब्याज की दरों पर कर्ज देकर मुनाफा प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक बैंक के 3 प्रकार के खातों में रकम जमा, अस्थायी जमा खाता है, चालू खाता है, बचत बैंक खाता है। दूसरा इसका काम है ऋण देना। तो व्यावसायिक बैंक खातों में जो रकम जमा की रकम प्राप्त करते हैं उसे विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में देते हैं। विभिन्न खातों में जमा रकम पर चुकाई गई ब्याज की राशि एवं ऋणों से प्राप्त ब्याज की राशि का अंतर ही बैंक का मुनाफा होता है। बैंक निम्न प्रकार से ऋण देते हैं। अधिविकर्ष द्वारा नगद साख ऋण एवं अग्रिम, विनिमय बिलों अथवा हुंडियों का बट्टा करना तथा याचना तथा अल्पसूचना ऋण, इस आधार पर ऋण देते हैं। तीसरा इसका काम है समान उपयोगिता संबंधी कार्य, जिसमें निम्न कार्य आते हैं। पहला, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, साख प्रमाण पत्र एवं अन्य साख पत्रों को जारी करना, ग्राहकों को दूसरे की साख के बारे में जानकारी देना, व्यावसायिक सूचना तथा आंकड़े एकत्रित करना, वित्तीय मामले के संबंध में सलाह देना, मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा। चौथा इसका एजेंसी के कार्य। तो बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें एजेंसी के कार्य कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख है। पहला है आपका प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ग्राहकों की ओर से भुगतान का काम करना, ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, चेक एवं अन्य साख पत्रों के भुगतान को इकट्ठा करना, प्रतिनिधि के समान काम करना और ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना। तो ये आपका व्यावसायिक बैंक के कार्य है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जब एक वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु से होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अन्य शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कमी है, तो पहला है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव है। तो वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति की आवश्यकता की दूसरे व्यक्ति के पास हो और वस्तु दूसरे व्यक्ति चाहता हो वह पहले के पास हो। कहने मतलब है कि आपके पास अगर जूता है और आपको चाहिए आटा, तो आपको ऐसा आदमी ढूंढना होगा जिसके पास आटा हो और वो आदमी आपका जूता चाहता हो। तो ऐसा संयोग आपको खोजना होगा। दूसरे शब्दों में पहले व्यक्ति की वस्तु की पूर्ति दूसरे की मांग की वस्तु हो और दूसरे व्यक्ति की पूर्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की मांग की वस्तु हो। जब तक आवश्यकताओं को इस प्रकार का दोहरा संयोग नहीं होता वस्तु की लेन देन नहीं हो सकती। मतलब जूता और आटा वाला संयोग जब तक नहीं मिलेगा लेन देन नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी के पास जूता है परंतु वह उसके बदले में गेहूं तैयार नहीं है तो विनिमय संभव नहीं है। दूसरा है समान लेखा इकाई का अभाव। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य जानने के लिए और तुलना करने के लिए कोई सर्वमान मापक नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति गेहूं का लेन देन करना चाहता है तो उसे गेहूं का मूल्य कपड़े के रूप में 1 किलो गेहूं बराबर 1 मीटर कपड़ा, दूध के रूप में 1 किलो गेहूं बराबर 2 लीटर दूध आदि बाजार में उपलब्ध हर वस्तु रूप में पता होना चाहिए। यह अत्यंत कठिन कार्य है।
तीसरा, स्थगित भुगतान के मानक का अभाव। तो वस्तु विनिमय व्यवस्था में वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई होती है। इस प्रणाली में ऐसी कोई इकाई नहीं होती है जिसे स्थगित या भविष्य भुगतान के मानक के रूप में प्रयोग कर सकते। वस्तुओं के रूप में भावी भुगतानों का वस्तुओं रूप में भुगतान किया जाए तो इसमें कई कठिनाइयां उत्पन्न होती है, जैसे भविष्य में दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर विवाद, भविष्य में भुगतान की वस्तु पर असहमति, अनुबंध की अवधि के दौरान वस्तु के अपने मूल्य मान में उतार चढ़ाव का जोखिम, इससे जिससे एक को लाभ और दूसरे को हानि होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, एक्स ने 10 वर्ष के लिए अपना रथ श्रीमान वाई को दिया। 10 वर्ष बाद वह वही रथ नहीं लौटा सकता क्योंकि वे पुराने हो गए। यदि वह नया रथ लौटाता है तो गुणवत्ता पहले वाले रथ से अधिक भी हो सकती है और कम भी। चौथा है मूल्य संचय का अभाव। तो यहाँ मूल्य को संचय वस्तुओं के रूप में हो सकता है, परंतु मूल्य को वस्तुओं के रूप में संचित करने में निम्नलिखित कठिनाई है। पहला, मूल्य को वस्तुओं के रूप में संचित करने से अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है, वस्तुएं नाशवान होती है, वस्तुओं के मूल्य में अंतर आ जाता है, वस्तुओं को रखे हुए भी मूल्य ह्रास होता है। यहाँ मूल्य ह्रास लिख दीजिएगा, ह्रास का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इस तरह होगा मूल्य ह्रास। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए मूल्य का संचय करना चाहता है तो वह क्या संचय करेगा? क्या वह बारातियों का भोजन बनवा कर रख देगा? क्या वह फर्नीचर खरीद कर रख देगा? तो इस तरह वस्तुओं के रख रखाव में कठिनाई है। पांचवा है अन्य कठिनाई। तो वस्तु विनिमय में एक ऐसी वस्तुओं के लेन देन में बहुत कठिनाइयाँ आती है जिनका विभाजन और उपविभाजन नहीं हो सकता। मान लो एक बैल बराबर 100 किलो गेहूँ, परंतु बैल का मालिक केवल 50 किलो गेहूँ खरीदना चाहता है तो वह आधा बैल नहीं दे सकता है। बी, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो वह अपने धन को दूसरे स्थान पर ले जाने में असमर्थ हो सकता है, जैसे कोई अपने खेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता है। अब अथवा में इसी का आया था क्वेश्चन, संतुलित बजट, अधिक बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या करें। तो बजट की 3 श्रेणियां होती है, संतुलित बजट, बजट और घाटे का बजट। प्रत्येक का विवरण इस प्रकार। संतुलित बजट क्या है? तो सरकार का वह बजट जिसमें सरकार के अनुमानित प्राप्तियां मतलब राजस्व व पूंजी सरकार के अनुमानित व्यय के बराबर दिखाई गई हो, संतुलित बजट कहलाता है। उदाहरण के लिए, सरलता के लिए मान लीजिए कि सरकार के राजस्व का एकमात्र स्रोत एकमुश्त कर है। यदि कर राजस्व सरकारी व्यय के बराबर हो तो यह संतुलित बजट कहलाएगा। सांकेतिक रूप में संतुलित बजट वह है जिसमें संतुलित बजट बराबर फॉर्मूला होगा आपका अनुमानित प्राप्तियां बराबर अनुमानित व्यय। तो ये हो जाएगा आपका संतुलित बजट। अब है परंपरावादी विचार। तो अर्थशास्त्री सदा संतुलित बजट के पक्षधर रहे, परंतु केन्स, यहाँ केन्स होगा, केन्ज लिखा हुआ है, केन्स व आधुनिक अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं रहे। उनके मत में संतुलित बजट के कुल व्यय मतलब सरकारी तथा निजी व्यय पूर्ण रोजगार की अवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यय से कम रहता है, इसलिए सरकार ने इस अंतराल को भरने के लिए अपना व्यय बढ़ाना चाहिए, अर्थात घाटे का बजट अपनाना चाहिए। असंतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार का अनुमानित व्यय सरकार के अनुमानित प्राप्तियों से कम या अधिक दिखाया गया हो। असंतुलित बजट दो रूप हो सकती है, सरकारी व्यय या तो सरकारी प्राप्तियों से अधिक या कम। दूसरा है बचत मतलब अधिक पूर्ण बजट। यह बजट में सरकार की प्राप्तियां सरकार के खर्चों से अधिक दिखाई जाती है, तो उस बजट को बचत का बजट कहते हैं। दूसरे शब्दों में बचत बजट उस स्थिति का प्रतीक है जब सरकार का राजस्व सरकार के व्यय से अधिक होता है। सांकेतिक रूप में लिखेंगे, बचत बजट बराबर अनुमानित सरकारी प्राप्तियां ज़्यादा होगा अनुमानित सरकारी व्यय से। अधिक पूर्ण बजट दर्शाता है कि सरकार अधिक मुद्रा उगा रही है और आर्थिक प्रणाली में उससे कम मुद्रा डाल रही है। फलस्वरूप समग्र मांग गिरने लगती है जिससे कीमत स्तर भी गिरने लगता है। अतः मंदी व अस्फीति की स्थिति में बचत बजट में से बचना चाहिए, अर्थात घाटे का बजट अपनाना चाहिए। हाँ, तेजी में स्फीतिकारी स्थिति में बचत का बजट लाभकारी व उचित माना जाता है। तीसरा है आपका घाटे का बजट। तो जब बजट में सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक दिखाया जाता है तो उस बजट को घाटे का बजट कहते हैं।
दूसरे शब्दों में घाटे के बजट में सरकारी व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। इसका फॉर्मूला है घाटे का बजट बराबर अनुमानित सरकारी प्राप्तियां कम होगा अनुमानित सरकारी व्यय से। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए घाटे के बजट की दो विशेष लाभ है। पहला है यह आर्थिक समृद्धि की गति को बढ़ाता है और दूसरा है यह लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रम को लागू करने में सहायक है। साथ ही घाटे के बजट के दोष भी है, जैसे पहला, यह सरकार के अनावश्यक और फिजूल खर्ची को बढ़ाता है और इससे वित्तीय और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने का डर बना रहता है। संक्षेप में, तेजी, निरंतर बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति में बचत वाला बजट और मंदी मतलब कीमतों और रोजगार स्थिति में घाटे वाला बजट अपनाना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती, जिसको हम लोग परिवर्तनशील कहेंगे, लागत तथा कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर कुल लागत क्या है, तो इससे हमारा अभिप्राय उन सभी लागतों से है जिसका संबंध एक वस्तु के उत्पादन से है या किसी वस्तु के उत्पादन पर किए गए कुल व्यय का योग है। कुल स्थिर लागत, जिसको हम लोग टीएफसी बोलेंगे, इससे अभी हमारा अभिप्राय उन लागतों से है जो विभिन्न उत्पादन स्तरों पर एक समान रहती है। कुल परिवर्ती लागत, तो इससे हमारा अभिप्राय उन लागतों से है जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है। कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पर है कि कुल लागत को दो भागों में बांटा जाता है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में। उसके बाद कुल लागत, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है, अर्थात कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत जोड़ कुल परिवर्ती लागत। कुल परिवर्तनशील लागत यहाँ लिखा तो यहाँ गलत थोड़ा हो गया, यहाँ पर होगा कुल स्थिर, यहाँ स्थिर लिखिए, कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत। कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत वक्र को संलग्न चित्र से भी दर्शा सकते हैं। तो इस चित्र को आप लोग देख लीजिए, ये है आपका कुल परिवर्तनशील लागत, ये है आपका कुल लागत और ये है कुल स्थिर लागत जो एक्स अक्ष के समानांतर है। परिवर्ती अनुपातों के नियम के कारण कुल परिवर्ती लागत टीवीसी, ये आप जो देख रहे हैं टीवीसी, उल्टे एस आकार का होता है जो मूल बिंदु से आरंभ होता है। इसी प्रकार कुल लागत वक्र मतलब टीसी, ये वक्र भी उल्टे एस आकार का होता है जो स्थिर लागत के स्तर से आरंभ होता है, मतलब यहाँ से आरंभ होता है। यदि कुल स्थिर लागत टीएफसी ऊपरी लागत है तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहती है, इसलिए कुल स्थिर लागत वक्र एक्स अक्ष के समानांतर आड़ी रेखा है, मतलब ये सीधा एक्स अक्ष के समानांतर, और ये है आपका एक्स अक्ष। इसी का अथवा में क्वेश्चन आया था, मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर क्यों गिरती है, मतलब उसका कारण बताना है। तो सबसे पहला आपका कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। वस्तु की सीमांत उपयोगिता के ही आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है। अधिक सीमांत उपयोगिता पर अधिक कीमत तथा मांग, जबकि कम सीमांत उपयोगिता पर कम कीमत तथा मांग होती है। चूंकि सीमांत उपयोगिता रेखा ऊपर से नीचे झुकी रहती है, इसलिए मांग की रेखा भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। यहाँ एमयू को हम लोग सीमांत उपयोगिता ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है आय प्रभाव। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय, यहाँ आय हो जाएगा इस तरह, आय प्रभाव कहा जाता है। थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हम सुधार दे रहे हैं, आप लोग भी कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो सुधार लीजिएगा। अगर कीमत अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु के रूप में वास्तविक आय घट जाती है, जिससे मांग घट जाती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम, तो प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी तथा कीमत बढ़ने पर कम मात्रा खरीदी जाएगी। चौथा है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। तो प्रोफेसर मेयर्स ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसके क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, अतः वस्तु की बाजार मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो बहुत से क्रेता जिनकी आय कम होती है उस वस्तु का क्रय बंद कर देते हैं, अतः वस्तु की मांग घट जाती है।
21 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्या बताएं। तो प्रोफेसर एरिक रोल के शब्दों में आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली समस्या है जिसमें वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए। तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादकों का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अतः उत्पादक केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है। मांग अधिक होने से इन वस्तुओं की कीमत भी अधिक होगी और पूंजीपतियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरा समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। तो उत्पादक उसी तकनीक का प्रयोग करता है जिसकी लागत कम हो। और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो जिनकी राष्ट्रीय आय में हिस्सा अधिक होगी उन्हीं लोगों के लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि आय ही प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाता है। अब अथवा में मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो यहां है कि यदि आय स्तर 1000 करोड़ रुपए है, एमपीसी 0.50 है, तो 200 करोड़ रुपए के निवेश की वृद्धि करने पर अर्थव्यवस्था की कुल आय में कितनी वृद्धि होगी। मतलब आय यहाँ 1000 करोड़ है और इतना निवेश होता है, उपभोग इतना है, तो आय स्तर में कितना वृद्धि होगा, मतलब 1000 से कितना बढ़ेगा वही बताना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यदि आय स्तर 1000 करोड़ रुपया, एमपीसी 0.50, डेल्टा आय मतलब यहाँ पर देखिए 200 करोड़ क्या है, तो निवेश की वृद्धि, निवेश को वृद्धि को हम लोग डेल्टा आय से डिनोट करें। 200 करोड़ रुपया हो गया, तो सबसे पहले हमको आय जानना है, आय में कितनी वृद्धि होगी, मतलब डेल्टा वाई का मान जानना होगा। तो डेल्टा वाई का मान जानने के लिए ये फॉर्मूला लगता है के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा सी, और इसमें हमको के का मान जानने के लिए हमको के का ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो के बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 माइनस एम पी सी। तो 1/1 माइनस एम पी सी का मान यहाँ 0.50 है, तो 0.50 यहाँ बैठा देंगे, मतलब एक का आधा क्या होता है 0.50, तो यहाँ से 0.50 अगर हम बैठाते हैं तो कितना, अगर हम एक में 0.50 को घटाएंगे तो मेरा 0.50 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 पड़ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो के का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया डेल्टा के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, अभी जस्ट बताए थे। अब इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, के का मान कितना आया है 2, तो के के जगह पर हम 2 रख दिए। डेल्टा वाई तो हमको ज्ञात करना है कितना वृद्धि होगा, तो डेल्टा वाई 10 का 10 रहेगा, और डेल्टा आई का मान यहाँ 200 करोड़ ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा आई का मान 200 करोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ डेल्टा आई की जगह 200 करोड़ लिखेंगे। अब यहाँ इसको इससे गुना कर देंगे, तो कितना होगा 2 दूनी 400, और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो डेल्टा वाई 1 से गुना होगा तो डेल्टा वाई ही लिखाएगा, तो डेल्टा वाई बराबर 400। तो 400 कहने मतलब है कि 1000 आय का स्तर था, उसमें कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 400 करोड़ की वृद्धि और हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कुल आय में वृद्धि 1000 प्लस डेल्टा वाई, तो हो जाएगा आपका 1000 प्लस 400 बराबर 1400 करोड़ रुपया। तो 1400 जो करोड़ आया, तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 400 करोड़ अतिरिक्त वृद्धि हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये थे आपके गुमला जिला में प्री बोर्ड क्लास 12 का प्री बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ उसी का आंसर की है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय बाय।